नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद नीरज यादव में। तो दोस्तों, आज फिर एक बार मैं आपके लिए उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं लेके आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है विभाजकों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ डिवाइजर। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ डिवाइजर यानी कि विभाजकों की संख्या। तो दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, ये लिखा है विभाजकों की संख्या, तो आप अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिए विभाजकों की संख्या। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि विभाजकों की संख्या से हमारी परीक्षाओं में 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, हम आपको बता रहे हैं कि पहला प्रश्न पूछा जाता है कि सभी गुणनखंडों की संख्या, यानी कि पहले जैसे हमें कोई संख्या बता दी जाए और पूछ लिया जाए कि संख्या की सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो लिख लीजिए किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, सभी गुणनखंडों की संख्या। सभी गुणनखंडों की संख्या। ठीक, तो हमसे प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है इसी में, सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। ठीक, अब तीसरा प्रश्न हमारे इसमें पूछा जाता है कि सभी सम गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या। ठीक, और चौथा प्रश्न पूछा जाता है, सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक, और चौथा प्रश्न पूछा जाता है इसी में, सभी अभाज्य विभाजकों की संख्या ज्ञात करें। ठीक, तो विभाजकों की संख्या से यानी कि नंबर ऑफ डिवाइजर से इन ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं 5 प्रकार के। कि पहला प्रश्न है, सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तथा दूसरा प्रश्न है, सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न है, सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तथा चौथा प्रश्न है, सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। और पांचवा प्रश्न है, सभी अभाज्य विभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास कह दें कोई संख्या दे दी, मान लीजिए एग्जाम्पल में, आप अभी इसमें क्या है कि जैसे यदि पहला प्रश्न सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, तो हमारे पास यदि कोई संख्या है तो हम पहले उसका एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम में फिर उन अंकों की जो घातें होती हैं, उन घातों में जैसे कि 2 की घात 4 है, ठीक, और 3 की घात 2 है, तो जो घातें होती हैं उनमें एक एक जोड़ के उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं और
ये सभी गुणनखंडों की संख्या हमें ज्ञात हो जाती है। अब हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं जिससे कि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 48, ठीक। अब पूछ लिया गया कि 48 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। समझ में आ रहा होगा कि विभाजकों की संख्या से पहला प्रश्न क्या पूछा जाता है। पूछा जाता है कि बताइए 48 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हमें पहले क्या करना होगा कि 48 है, ठीक। 48 का हमने लिया एलसीएम, ठीक। 48 का एलसीएम लिया तो ये क्या जाएगा, 2 दूनी 4, 24 दूनी 48, ठीक। ये हो गया 12 दूनी 24, ठीक। ये 2 से दिया तो ये 6 बार जाएगा, ये 2 से 3 बार और यहाँ पर 3। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 2 की घात कितना है 4, ठीक। और मल्टीप्लाई इसको लिख सकते हैं 3 की घात 1, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। तो अब हमें विभाजकों की सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है कि इसकी घात में 1 जोड़ देते हैं। तो इनकी घात ये हो जाएगी 4 की जगह क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक। और यहाँ 1 की जगह क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी और इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10, ठीक। तो ये सभी गुणनखंडों की संख्या यानी 48 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, ठीक। इस प्रकार से हमें निकालना है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये एक एक क्यों जोड़ देते हैं। तो देखिए, क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की घात 0 लिख सकते हैं ना। और इसको भी क्या लिख सकते हैं 2 की घात 0, ठीक लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या है कि एक ये घात हो गई और एक ये भी घात हो गई, ठीक। तो इस वजह से हम इसमें दोनों में एक एक जोड़ देते हैं, ठीक। लेकिन हम इसको यहाँ पर नहीं लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमें ये यहाँ से पता चल रहा है कि यदि हमारे प्रश्न पूछा जाए कि 48 की सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, उसका लासा लेना है और लासा लेने के बाद उसको इस घात के रूप में लिखेंगे, ठीक। और घातों में एक एक जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद उनका मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वही सभी गुणनखंडों की संख्या होगी, ठीक। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न है सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। अब इसमें विषम गुणनखंड कौन कौन से, ये 2 क्या हो गया सम, ठीक। 2 क्या हो गया सम हो गया और 3 क्या है विषम है, ठीक। जब 3 विषम है और ये सम है तो हमें इसको ज्ञात कर लेना है, वही हमारा विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा। तो 3 की घात क्या है 1 है, ठीक। अब हम 1 में प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक। तो इस 48 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक। ये हमारा दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने, 48 का हमने पहले एलसीएम लिया, हमें एलसीएम सिर्फ एक ही बार लेना है, ठीक। एक ही बार एलसीएम लेने पर ये पांचों प्रश्न हमारे हल होंगे, ठीक। तो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम करके यहाँ पे हमने देखा कि एक सम है और एक ये विषम है। तो जितनी विषम, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, तो जितनी विषम संख्याएं होंगी और उनकी घात में हम एक एक जोड़ के जो अंक आएगा वही हमारा विषम संख्याओं की, विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा, ठीक। तो 48 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 2, ठीक। अब इनमें होगा क्या, कुछ सम होंगे कुछ विषम होंगे। अब हमें ये पता चल गया कि सभी विषम गुणनखंडों की संख्या है 2 और सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है 10। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, इन 10 में से 2 को घटा देंगे, हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ जो है गुणनखंड कितने हैं 10, ठीक। और इसमें हमें विषम गुणनखंडों की संख्या पता चल गई 2, तो सम कैसे निकालेंगे, हम इन 10 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8, ठीक। इस प्रकार से हमें सम गुणनखंडों की संख्या भी ज्ञात करना पता चल गई। अब हमारे पास चौथा प्रश्न है सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है कि अब इसमें अभाज्य गुणनखंड क्या है, ये है 2 की घात 4 और ये है 3 की घात 1, ठीक। तो इसमें अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें हम अब एक एक ऐड नहीं करेंगे, ठीक। जो रियली घात हैं इसमें उन्हीं को हम जोड़ देंगे, ठीक। तो इसकी घात क्या है 4
तो इसकी घात क्या है 1। तो हमने इन दोनों की घातों को जोड़ दिया, क्या हो जाएगा 4 1 5। तो सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 5। इस प्रकार से हम चौथा प्रश्न भी सॉल्व करना सीखे। ठीक, अब हमारे पास पांचवा प्रश्न है सभी अभाज्य गुणनखंडों की अभाज्य विभाजकों की संख्या। क्या है, सभी अभाज्य विभाजकों की संख्या। तो अभाज्य विभाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है कि लिखा है 2 की घात 4, ठीक, मल्टीप्लाई 3 की घात 1। तो अब हमें ये देखना है कि हमारे पास इस लासा लेने पर कितनी संख्याएं आई हैं। कितनी संख्याएं, एक तो 2 है और एक 3 है। तो हमारे पास 2 संख्याएं आई हैं, तो ये सभी अभाज्य विभाजक कितने हैं 2 हैं, 1 और 2। तो हमने यहाँ पे लिखा सभी अभाज्य विभाजकों की संख्या है 2। ठीक, इस प्रकार से हमें इन पांचों प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक, तो दोस्तों ये हमने करना सीखा। अब हम 5 प्रश्न लिखेंगे और उनको आप सॉल्व करना, और यहाँ हम भी सॉल्व करेंगे। ये विभाजकों की संख्या ज्ञात करना, और एक प्रश्न उसमें भी आता है कि विभाजकों का योग। ठीक, तो ये दोनों प्रश्नों से मिलकर ये एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा है और सरल भी है, जिससे हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, अब हम 5 प्रश्न लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, 120 150 72 300 और 720। अब इन प्रश्नों में हमें वो सभी पांचों प्रश्न सॉल्व करने हैं, अलग अलग निकालने हैं। ठीक, जैसे कि हमसे पूछा जाएगा कि 120 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, और सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, और सभी अभाज्य विभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन सभी में पांचों प्रश्नों को सॉल्व हमें करना है। ठीक, अब हमें प्रश्न पता है, और हम यहाँ पे प्रश्नों के साथ जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्रश्न लिख भी नहीं सकते, जो कि आप लिख चुके होंगे नोटबुक में। तो देखिए यहाँ पर पहला है 120। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसका लासा लिया 120 का। 120 का हम जब लासा लेंगे तो होगा, यहाँ जाएगा 61। ठीक, फिर ये 30, फिर ये 15, फिर ये 5 और ये 5। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 और मल्टीप्लाई 3 की घात 1 मल्टीप्लाई 5 की घात 1। ठीक, हमने सबसे पहला काम कर लिया। क्या कर लिया है कि हमने इन सभी इसका 120 का लासा ले लिया है और इस फॉर्म में लिख लिया है। अब हमें पहला प्रश्न क्या पूछा जाता है कि सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना हमने बताया था कि इन घातों में एक एक जोड़ देते हैं। तो ये 3 की जगह क्या हो जाएगा 4। ठीक, मल्टीप्लाई ये 1 की जगह 2, मल्टीप्लाई 1 की जगह 2, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो हम इसका पहला प्रश्न का आंसर क्या होगा 16। ठीक, अब हमें दूसरा प्रश्न सॉल्व करना है। ठीक, दूसरा प्रश्न क्या था कि सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक, सभी विषम गुणनखंड क्या है हमारे पास, एक ये है और ये है, तो हमें इसको नहीं लिखना है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिखा 4। ठीक, अब हमें क्या करना है, सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक, तो सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था कि टोटल में से विषम को घटा देते हैं। ठीक, तो ये तीसरे का आंसर हो जाएगा कितना 12। ठीक, अब चौथा प्रश्न हमारे पास क्या था कि सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने में हमें क्या सीखा था कि इन जो घातें लगी हुई हैं इनमें हमें +1 नहीं करना है, जो रियलिटी घात हैं उन्हीं को कर देना है। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 1 4 1 5। ठीक, ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 5। ठीक, अब पांचवा प्रश्न हमारे पास है कि सभी अभाज्य विभाजकों की संख्या ज्ञात करना।
तो हमने क्या बताया था कि लासा लेने पर कितनी संख्याएं यहाँ पर आती हैं, तो संख्याएं हमारे पास 1 2 3, तो यही हमारे अभाज्य विभाजक है, तो क्या हो जाएगा ये 3। ठीक, इस प्रकार से सवालों को हमें सॉल्व करना है। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न क्या है, 150। ठीक, तो हमने 150 का ये लिया लासा। ठीक, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, यानी 75 दूनी 150। ठीक, अब ये हो जाएगा 3 से। ठीक, 25 × 3 = 75। ठीक, और फिर जाएगा 5 से। ठीक, 5 × 25, और फिर 5 से जाएगा तो 5 × 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम कि 2 की घात 1 मल्टीप्लाई 3 की घात 1 मल्टीप्लाई और 5 की घात 2। इतना सबसे पहले हमें काम करना है। ठीक, तो अब देखेंगे पहला प्रश्न हमारे पास क्या है कि सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये हो जाएगा 2, फिर ये 2 ये 3, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 12। ठीक, दूसरा प्रश्न है सभी विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंड है ये दोनों। ठीक, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो 3 दूनी 6। ठीक, और अब हमें टोटल में से विषम घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, सम। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, 6। 12 में से 6 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक, अब चौथा प्रश्न है सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, तो हमें इनको जोड़ देना है। तो 1 2 2 4 हो जाएगा 4। ठीक, और फिर सभी अभाज्य विभाजकों की संख्या ज्ञात करना है, तो हमें इनको जोड़ देना है 1 2 3। ठीक, तो ये हो जाएगा 5वें का तीसरा 3। ठीक, इस प्रकार से सवालों को सॉल्व करना है। अब हम देखेंगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, 72। 72 के में हमें पांचों प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक, तो हमने सबसे पहले लिया 72 का लासा, यहाँ लिया 72 का लासा, ये जाएगा 2 से, 2 तिया 6 2 छक 12। ठीक, और ये जाएगा 18 दूनी 36, ये 9, ये 3 से जाएगा 3 तिरका 9 और 3 से 1 बार। इसको लिखेंगे हम 2 की घात 3 मल्टीप्लाई 3 की घात 2। ठीक, ऐसा लिख लिया। अब हमें सॉल्व करना है। तो पहला प्रश्न है सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह 3 की जगह हो जाएगा 4, वो वह 2 की जगह हो जाएगा 3, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक, पहले का है 12 आंसर। ठीक, और दूसरा प्रश्न हमारे पास है सभी विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंड क्या है, 2, तो 2 की जगह क्या हो जाएगा 3। ठीक, और तीसरा प्रश्न है सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 12 में से 3 गया तो कितना बचा, 9। ठीक, अब यहाँ आ जाएगा सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा कितना, 3 2 5। और पांचवा प्रश्न है सभी विभाजकों की संख्या ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 2। ठीक, ऐसे हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक, अब हमारे पास है 300। इसका हमने लासा लिया, ये हो जाएगा 150। ठीक, फिर लिया तो 75, फिर लिया तो 25, फिर लिया तो 5, फिर लिया तो 1। इसको हम लिखेंगे क्या, 2 की घात 2 मल्टीप्लाई 3 की घात 1 मल्टीप्लाई 5 की घात 2। ठीक, अब हमने यहाँ पे देखा कि पहले का आंसर क्या होगा, सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 300 के सभी गुणनखंड क्या होंगे, ये हो जाएंगे 3 दूनी 6 और 6 18। कितने हो जाएंगे, 18। ठीक, दूसरा प्रश्न है सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हो जाएगा वहाँ 2 तिया 6। ठीक, और 18 में से 6 चले गए तो बचेगा 12, जो कि तीसरे का आंसर है कि 300 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए।
ये है 12। ठीक, चौथा प्रश्न का आंसर है कि 2 1 3 2 5, कितना हो जाएगा 5। यानी कि चौथा प्रश्न क्या होता है कि 300 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये चौथा प्रश्न है। अब पांचवा प्रश्न है कि 300 के सभी अभाज्य विभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पांचवे का आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक, अब हमारे पास एक अंतिम प्रश्न है इसी में 720, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। हमारे सामने है 720। ठीक, हमने ये लिया 720 का लासा। 720 का लासा लिया तो 2 तिया 6, 2 छक 12, इतना हो गया 360। फिर लिया यहाँ पे तो 18 दूनी 36। ठीक, फिर लिया तो 90 दूनी 180। फिर लिया तो 45 दूनी 90। फिर ये लिया तो 15 थी 45। ठीक, फिर लिया तो 3 बचे 15 और ये 5 से कटेगा। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 मल्टीप्लाई 3 की घात 2 मल्टीप्लाई 5 की घात 1। ठीक, तो पहले प्रश्न का आंसर हमारे पास क्या होगा कि 720 के सभी 720 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 15 दूनी 30। ठीक, ये हो जाएगा 30। अब दूसरा प्रश्न है कि 720 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विषम गुणनखंड क्या हो जाएंगे 3 दूनी 6। ठीक, अब 30 में से हम जब 6 घटाएंगे तो ये बचेगा 24, जो कि हमारा तीसरे का आंसर होगा। ठीक, और तीसरा प्रश्न है कि 720 के सभी समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास प्रश्न है चौथा कि 720 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसके लिए है ये 4 2 6 1 7। ठीक, और पांचवा प्रश्न हमारे पास है कि 720 के सभी अभाज्य विभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने इनको गिना और ये हो गया 3 आंसर। ठीक, तो इसी के साथ हमने विभाजकों की संख्या में इन पांचों प्रश्नों को सॉल्व करना सीखा और इन पांचों एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने इनकी प्रैक्टिस भी की है। ठीक, अब दोस्तों हम इसी टॉपिक में एक प्रश्न आता है कि इन विभाजकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो अगली हेडिंग आप डाल लीजिए यहाँ पर कि गुणनखंडों का योग। जिस प्रकार से यहाँ पे विभाजकों की संख्या में पांच पांच प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे, इसी प्रकार गुणनखंडों का योग जो पूछा जाता है, तो उस गुणनखंडों के योग में भी 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नई हेडिंग आप डाल लीजिए गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग। ठीक, अब देखिए दोस्तों कि इस प्रश्न में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न तो इसमें पूछा जाता है कि सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। अभी हम क्या ज्ञात कर रहे थे कि सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर रहे थे। अब हम करेंगे सभी गुणनखंडों का योग। ठीक, तो पहला प्रश्न पूछा जाता है कि सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, दूसरा प्रश्न पूछा जाता है इसी में सभी विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। विषम गुणनखंडों
का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, तीसरा प्रश्न इसी में फिर से वही प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि सभी सम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए इन गुणनखंडों के योग से इस प्रकार के तीन प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, सभी विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए और सभी सम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब इन प्रश्नों को भी हम उसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक संख्या आ गई कि 150। ठीक, और पूछ लिया गया कि 150 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसमें भी हमें 150 का लासा लेंगे हम। ठीक, और हमने ये लिया 150 का लासा, तो ये हो जाएगा 75, तो यहाँ 25, और यहाँ 5, यहाँ ये सॉरी 5। ठीक, ये हो जाएगा 1। अब हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 की घात 1 मल्टीप्लाई 3 की घात 1 मल्टीप्लाई 5 की घात 2। ठीक, इस प्रकार से हमने लिख लिया। क्या किया, 150 का हमने लासा लिया और लासा लेने के बाद हमने इस फॉर्म में लिख लिया। तो हमारा पहला प्रश्न पूछा जाता है कि सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए हमें पहले हमने क्या संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता था कि इन घातों में हम एक एक प्लस कर देते थे और मल्टीप्लाई करके ज्ञात कर लेते थे। लेकिन हमें योग ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है कि अब हम इनको, अब हमें पता है कि इसमें एक अंक और है, क्या है, 2 की घात 0 भी है। ठीक, 2 की घात 0 यानी कि 1। 2 की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1। और हम किसी भी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लिखते नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर लिख के उन्हें योग करेंगे। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1। ठीक, और मल्टीप्लाई इसमें इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। ठीक, अब यहाँ पर है 5 की घात 2। ठीक, तो इसको क्या करना पड़ेगा कि 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2। ठीक, ऐसा हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 0 को लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस 2 की घात 1 है तो क्या आ जाएगा 2। ठीक, अब यहाँ पर 3 की घात 0 है तो क्या लिखेंगे इसको 1 प्लस 3 की घात 1 है तो क्या लिखेंगे 3। ठीक, इसी प्रकार से इसमें भी तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25। ठीक, इस प्रकार से लिख लिया। अब इनको हमने ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणा ये हो जाएगा 4 गुणा ये हो जाएगा 31। ठीक, और हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने तीनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 372। ठीक, तो यही है हमारे सभी गुणनखंडों का योग। ठीक, क्या है, सभी गुणनखंडों का योग। 150 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, यदि आपके प्रश्न में पूछ लिया जाए कि फलानी संख्या का यानी इस संख्या का सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, तो हमें इस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक, अब हमारे पास दूसरा प्रश्न क्या है, सभी विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अब हम इसको हटा देंगे, जो सम है इसमें से उसको हम हटा देंगे। ठीक, सम क्या है, ये है 2, बाकी की है विषम, तो इसको हमने हटा दिया। ठीक, अब हमारे पास वही है सब। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 31। इसी प्रकार से तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 4 तिया 12 यानी 124। ठीक, पहले कितना आ गया था इसका आंसर 372। ठीक, दूसरे प्रश्न का आंसर क्या आ गया 124। 124।
तो तीसरे प्रश्न का आंसर हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। हम इस टोटल में से विषम का योग घटा देंगे तो पता चल जाएगा। तो क्या आ जाएगा 248। तो दोस्तों देखिए कि गुणनखंडों का योग भी हम गुणनखंडों के योग से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी हमने सॉल्व करना सीख लिया है। ठीक, क्या किया हमने, पहला प्रश्न सॉल्व करने के लिए हमने इस जो संख्या दी गई है उसका लासा लिया। लासा में जो घातें लगी हुई हैं उनके आगे हमने एक घात जीरो भी लगाकर उनको ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद जो संख्या आई, ठीक, तो वो हो गया उसका टोटल गुणनखंडों का योग हो गया। ठीक, फिर हमने देखा विषम गुणनखंडों का योग निकालना है तो हमने सम को हटा के विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात किया। ठीक, फिर हमने टोटल में से विषम गुणनखंडों का योग को घटा दिया और सम गुणनखंडों का योग हमें ज्ञात हो गया। तो दोस्तों इसी क्रम में हम एक दो प्रश्न और कर लेते हैं। जिस प्रकार से हमने गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ प्रश्न किए थे, तो इसी प्रकार हम गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए भी कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देख लीजिए, ये मान लीजिए कोई संख्या है 120। क्या है, पहला प्रश्न है हमारे पास 120। ठीक, और दूसरा प्रश्न है 300। ठीक, इन दो प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न आ गया कि 120 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या करना है कि पहले 120 में का हमने जो है लासा लिया। ठीक, ये हो गया 120 का लासा। ठीक, ये हो जाएगा 30, यहाँ यहाँ 2 से जाएगा तो 15, और ये 5, ये 5 से 1। इसको क्या लिखेंगे हम, 2 की घात 3 मल्टीप्लाई 3 की घात 1 मल्टीप्लाई 5 की घात 1। फिर हम क्या करते हैं कि इनके आगे हम इसको लिखेंगे कि 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3। ठीक, ये फिर इसमें लिखा हमने 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। यहाँ क्या लिखा हमने 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। ठीक, इस फॉर्म में लिख लिया हमने। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। 2 की घात 0 को क्या लिखेंगे यहाँ पर 1। ठीक, 2 की घात 1 को लिखेंगे 2, और 2 की घात 2 को लिखेंगे 4। ठीक, और 2 की घात 3 को लिखेंगे 8। ठीक, इन सबको हमने ऐड कर दिया। ठीक, यहाँ पे हम 3 की घात 0 को लिखेंगे 1 प्लस 3 की घात 1 को लिखेंगे 3। फिर यहाँ पर 5 की घात 0 को लिखेंगे 1 प्लस 5 की घात 1 को लिखेंगे 5। ठीक, अब हमने इनको ऐड कर लिया। 8 4 12 और 12 2 14 1 15 है। ठीक, तो ये हो गया 15 गुणा ये हो गया 4, ये हो गया 6। 15 चौको 60 और 6 36, यानी 360। ठीक, 360 आ गया। ये हो गया हमारे क्या 120 के सभी गुणनखंडों का योग हो गया। ठीक, तो ये हो गया पहले का आंसर। ठीक, क्या हो गया 360। ठीक, अब दूसरा प्रश्न हमारे पास है सभी विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो सभी विषम गुणनखंडों के योग के लिए हमने इनको सम को हटा दिया, हम सम को ऐड नहीं करेंगे। ठीक, तो ये अब हमारे पास इतना बचा है। ठीक, तो इसको कर देंगे 6 चौके 24, ये आ गया 24। तो 120 के सभी विषम गुणनखंड कितने हैं 24। सभी विषम गुणनखंडों का योग कितना है 24। ठीक, और विषम गुणनखंडों का सम गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा 360 में से 24 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 336। 336। इस प्रकार से हमने 120 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना भी सीखा। ठीक, अब तीसरा हमारे पास एक प्रश्न और है 300। ठीक, तो हम इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। ये इस वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। अब हमारे पास प्रश्न है ये 300। ठीक, तो 300 का हमने लिया लासा।
ये हो जाएगा 150, फिर ये 75, और ये 25, और ये 5, और ये 1। इसको हमने क्या लिखा यहाँ पर, 2 की घात 2, ठीक, 3 की घात 1 और 5 की घात 2, ठीक, 5 की घात 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए, पहले प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हमने लिखा 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, ठीक, है 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। यहाँ पे लिखेंगे 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4, ठीक, समझ में आ रहा होगा। ये 1 प्लस 3, ठीक, ये 1 प्लस 5 प्लस 25, ठीक। तो इसको हमने ऐड किया तो 4 2 6 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 25 5 30 1 31 हो जाएगा, ठीक। अब हमने तीनों का मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 868। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया, 868। अब हमें ज्ञात करना है कि 300 के सभी विषम गुणनखंडों का योग। तो विषम गुणनखंडों के लिए हमने क्या किया, इन सम को घटा दिया, हटा दिया यहाँ से। अब हमारे पास सिर्फ विषम विषम बचे हुए हैं, ठीक। तो विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए हमने 4 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी कि 124। यानी कि हमें लासा एक बार लेना है और प्रश्न तीनों सॉल्व होंगे। तो इसमें हमने इसको घटा दिया तो ये बचेगा 744, ठीक, जो कि है तीसरे प्रश्न का आंसर, सभी समगुणनखंडों का योग। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो पढ़ाई में, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।